औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिजिक्स ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स लेक्चर नंबर 17 and today 16 of April 2020. Today we are going to do the exercise of the unit number 3 coming towards the multiple choice questions MCQs. Looking towards the first blank. A 30 kg object is supported from the rope such that the tension in the rope is equal to its weight. Then the weight of the object is 30 kg ऑब्जेक्ट को सपोर्ट किया हुआ है रोप के साथ, रस्सी के साथ, तो टेंशन इन द रोप इज इक्वल टू इट्स वेट के जो टेंशन उस रोप की वजह से उस ऑब्जेक्ट के से क्रिएट हो रही है वो उसके बराबर है। उस किस चीज़ के बराबर है? उसके वेट के बराबर है। लेकिन हमें वेट का पता नहीं है, तो अगर हम वेट को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास टेंशन की भी वैल्यू आ जाएगी। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास है फार्मूला ब्लैंक नंबर 1, W इज इक्वल टू mg। मास हमारे पास है 30 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू 294 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा और हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। So in first blank option number C is the correct option. Coming towards the second blank, force needed to produce an acceleration of the 10 meter per second square in a ball of mass 0.5 kg. फोर्स हमने फाइंड करनी है कि एक बॉल है वो एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन के साथ और उसका मास है हमारे पास 0.5 kg। तो उसकी फोर्स हमारे पास क्या होगी? तो हमारे पास फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। मास हमारे पास है 0.5 kg और एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So F is equal to 5 multiplied by 10, 0.5 multiplied by 10, it gives us 5 kilogram meter per second square, which is equal to 5 Newton. So in blank number 2, the option number D is the correct option. Third number blank है ball A collide with the ball B which is at rest after collision. Which of the following condition is not possible? बॉल A जो है वो कोलाइड कर गया है, टकरा गया है बॉल B के साथ, जबकि बॉल B जो है वो रेस्ट में है। आफ्टर द कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल? टकराव के बाद हमारे पास कौन सी जो शर्त है वो पूरी नहीं होगी? इन चारों शराइत में से कौन सी शर्त? बॉल A कम्स टू रेस्ट एंड बॉल B स्टार्ट मूविंग। ये भी हो पॉसिबल है कि हमारे पास बॉल ए का मास ज़्यादा हो और बॉल बी जो है वो स्मॉल हो, तो बॉल ए जो है वो बॉल बी को मोशन में करके खुद स्टॉप हो जाए। बोथ बॉल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि हमारे पास दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकरा कर एक ही डायरेक्शन में मूव कर लें। बोथ बॉल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, या दोनों बॉल एक दूसरे से फ्रॉम द अपोजिट साइड टकराएं और वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए। बोथ द बॉल्स आर एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन। अगर कोलिजन हो गई है तो हमारे पास बोथ बॉल्स जो है वो रेस्ट में कैसे आ सकते हैं? तो ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि जब हमारे पास दोनों बॉल एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि बोथ बॉल कम एट द रेस्ट। ये वाली कंडीशन हमारे पास नॉट पॉसिबल होगी। ऑप्शन नंबर डी। ब्लैंक नंबर 4 is what is the mass of the car that is traveling with the velocity of 20 meter per second west and the momentum of the car is 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है? हमने मास ऑफ द कार फाइंड करना है जो जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द वेस्ट एंड मोमेंटम ऑफ द कार इज 22,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द वेस्ट। अब हमने फाइंड क्या करना है? इसका मास फाइंड करना है। सो फॉर ब्लैंक नंबर 4 मोमेंटम की डिफिनेशन है हमारे पास थी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी P इज इक्वल टू mv। फाइंड क्या करना है? हमने मास को फाइंड करना है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय v। m इज इक्वल टू p बाय v। m मोमेंटम की वैल्यू है 22,000 किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द वेस्ट। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन है। वेस्ट वेस्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड के साथ जीरो, जीरो के साथ सॉरी यहाँ पर एक और जीरो भी है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 0 0। हमारे पास मास क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू 1100 kg। और वेस्ट भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो इस वजह से हमारे पास मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सो इट डजंट नीड एनी डायरेक्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ब्लैंक नंबर 4 में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Blank number 5 is an object at the earth and taken to the moon should have less mass, less weight, same mass, more weight, same mass, less weight and less mass, same weight। तो मास तो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास किसी भी जगह पर चेंज नहीं होगी। अलबत्ता हमारे पास वेट में चेंज ज़रूर आएगा। तो सेम वेट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेट चेंजेबल है, वेट वेरिएबल क्वांटिटी है। मोर वेट हमारे पास तब होगा जब हमारे पास वो ज़मीन के नज़दीक होगा। लेस वेट हमारे पास उस केस में होगा जब हमारे पास वो ज़मीन से दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर लेस मास है और लेस वेट है, तो लेस मास इज़ नॉट पॉसिबल, सो ये वाला ऑप्शन गलत है। सेम मास एंड मोर वेट, तो मोर वेट वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि उन्होंने मून को मेंशन किया है, ज़मीन के करीब तो नहीं है। सेम मास एंड लेस वेट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। के मास हमारे पास चेंज नहीं होगा, वो हर जगह पर हमारे पास वही रहेगा, जबकि हमारे पास वेट जो है वो फ्रॉम ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे हमारे पास वेट जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो ब्लैंक नंबर 5 में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक नंबर 6 हमारे पास है the unit of the coefficient of the fraction n किलोग्राम म्यू, it has no unit। coefficient of fraction का हमारे पास यूनिट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास the ratio between the same quantity है force and force, fraction force and normal force, so that's why it has no unit। The centripetal acceleration for an object of mass 1 kilogram moving with the 6 meter per second in a circle of the radius 3 meter is। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है एक ऑब्जेक्ट के लिए जिसका मास है 1 kg, 6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है और रेडियस जो है वो सर्कल का 3 मीटर है। 6 नंबर ब्लैंक में हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 7 नंबर ब्लैंक ये सोल्यूशन की तरफ देखें तो ए सी इज इक्वल टू -v²/r है। क्योंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हम फाइंड करें हैं तो नेगेटिव साइन फिर हम मैग्नीट्यूड के साथ मेंशन नहीं करते। तो ए सी इज़ इक्वल टू v²/r। वेलोसिटी हमारे पास है 6 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस इसका है 3 मीटर। तो ए सी इज़ इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मीटर। मीटर मीटर के साथ कैंसिल, 3 1s are 3, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। सो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ब्लैंक नंबर 7 में ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज blank number 8, how many times the centripetal force will increase if the mass of the body moving with the uniform speed in a circle is double? 6 times, 2 times, 4 times and 8 times। अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी अगर हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो डबल कर दिया जाए, तो एफ सी इज इक्वल टू mv²/r है। तो मास इज इन डायरेक्ट रिलेशन विद द फोर्स। अगर मास डबल होगा तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी डबल होगी। तो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। सो ऑप्शन नंबर बी, ये 2 टाइम्स अगर मास डबल होगा तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी 2 टाइम होगी।
9 नंबर ब्लैंक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इन फोर्सेस में से कौन सी फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकती है। तो टेंशन भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है कि किस तरह से, अगर हमारे पास एक बकेट ऑफ वाटर है, उसको हम एक स्ट्रिंग के साथ बांध दें और फिर हम उसको सर्कल में जो है उसको सर्कुलर मोशन दे दें, तो हमारे पास जो होगा वो बकेट को टेंशन फोर्स जो है उसका एक्ट कर रही है, तो टेंशन फोर्स ही उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है टू मूव इट इन द सर्कुलर फॉर्म। तो ये टेंशन भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है फ्रैक्शन। अगर कार हमारे पास टर्न ले रही है तो हमारे पास फोर्स ऑफ द फ्रैक्शन बिटवीन द टर्न व्हील ऑफ द कार होगा। तो टर्न व्हील ऑफ द कार और रोड के दरमियान जो फ्रैक्शन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगी वो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी टू मूव इन द सर्कुलर फॉर्म। तो हमारे पास वहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रैक्शन फोर्स हो सकता है। और नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूज इज कम keep the satellite in the orbit and provide necessary centripetal force for the circular motion। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी सर्कुलर मोशन में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी के तीनों हमारे पास, वेदर दैट इज टेंशन, दैट इज फ्रैक्शन और दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल ऑफ दीज आर सेंट्रीपिटल फोर्सेस। Blank number 10 है, an empty suitcase is placed in the middle of the bus on its floor traveling at a high speed. When the bus brakes suddenly, the suitcase slides backward, forward, jumps up, remains in the place। अब हमारे पास जो है वो एक बस जो है वो मूव कर रही है बहुत हाई स्पीड के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बस का ड्राइवर बैठा हुआ है और यहाँ पर जो है फ्लोर में एक सूटकेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब इसने सडनली ब्रेक्स अप्लाई किए तो हमारे पास सूटकेस जो है वो ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो फॉरवर्ड हम सब मोशन करते हैं, तो सूटकेस हमारे पास कहाँ पर मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ब्लैंक नंबर 10 में ऑप्शन नंबर बी कि हमारे पास सडनली जब ब्रेक्स अप्लाई होंगे तो फॉरवर्ड हमारे पास जो है वो सूटकेस मूव करेगा। नेक्स्ट वन, लास्ट नंबर ब्लैंक इज in Newton's third law, the action and reaction pair does not neutralize each other because they act on the same body, act on different bodies, act on the third bodies, produce the fraction। तो action and reaction हमारे पास सेम इन मैग्नीट्यूड तो हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है और एक दूसरे को इस वजह से न्यूट्रलाइज नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बॉल जो है वो हमारे पास एक्शन कर रहा है, तो वॉल पर जब हम उसको फेंकते हैं तो वॉल हमारे पास क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो एक्शन फोर्स बॉल ने अप्लाई की और वॉल ने रिएक्शन फोर्स अप्लाई की, तो इस वजह से वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन ब्लैंक नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next is the conceptual question. Question number 1 is why dust fly off when hanging carpet is beaten with a stick। ये क्यों डस्ट पार्टिकल जो है वो नीचे गिर जाते हैं, फ्लाई ऑफ हो जाते हैं जब हम किसी भी हैंगिंग कारपेट को स्टिक के साथ बीट अप करते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि आंसर नंबर 1 ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा कि व्हेन वी बीट the hanging carpet with stick, the carpet is set into motion। Suddenly while the dust particle are at rest and wants to or tends to remain at rest due to inertia and consequently the dust particles
get removed from the carpet. अगर हम कारपेट को, हैंगिंग कारपेट को स्टिक के साथ बीट करेंगे तो कारपेट हमारे पास सडनली इन मोशन आ जाएगा, जबकि जो डस्ट पार्टिकल उसके अंदर मौजूद होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट होंगे ड्यू टू द इनर्शिया. इनर्शिया हमारे पास क्या है? इनर्शिया इज द property of an object due to which it opposes any change in the state of rest or in uniform motion. कि वो हमारे पास एक ऐसी खुसूसियत है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि हमारे पास अगर उसमें स्टेट ऑफ रेस्ट में वो मौजूद है और उसमें कोई मोशन जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है, तो वो किसी भी चेंजेस को अपोज करने के लिए जो कुव्वत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको इनर्शिया कहते हैं. और वो स्टॉप रहना चाहता है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होंगे? डस्ट पार्टिकल जो है वो कारपेट से रिमूव हो जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 2 इज, if your hands are wet and no towel is handy, you can remove some of the excess water by shaking them. Why does this work? कि अगर आप लोगों के पास, आपके हाथ गीले हों और आपके पास कोई टॉवल ना हो और आप जो है अपने हाथ को शेक कर लेते हैं, तो हम शेकिंग मीन्स कि हम उसको एक झटका देते हैं, तो जो एक्सेस वाटर होता है वो हमारे पास नीचे गिर जाता है. Why does this work? तो सेम हमारे पास वही वाली केस है कि हमारे पास we can remove the excess water by shaking hands. The hands come in motion while the water droplets remains at rest and tends to remain at rest due to inertia, and thus they fallen off from the hands and hands become dry. कि हमारे पास जो एक्सेस वाटर होता है, जब हम अपने हाथ को शेक करते हैं, इस तरह से हम उसको झटका दे देते हैं इस तरह से, तो हमारे पास जो एक्सेस वाटर होता है वो उससे गिर जाता है. क्योंकि हमारे पास जब हम हैंड शेक करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे पास इनर्शिया की वजह से रेस्ट में होते हैं और वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो हमारे हैंड से क्या हो जाते हैं? फॉलन ऑफ हो जाते हैं और हमारे हाथ जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 3 कि why a balloon filled with air move forward when air is released. कि क्यों हमारे पास जब एक बलून में हवा होती है तो वो फॉरवर्ड मूव करता है जब उसमें से हवा रिलीज होती है. अगर हमारे पास इस तरह से एक बलून है तो वो हमारे पास फॉरवर्ड मूव करेगा जब इसमें से हमारे पास एयर जो है वो रिलीज होगी इस डायरेक्शन में. तो हमारे पास किस वजह से ये हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. A balloon pushes in backward direction the balloon pushes the air in backward direction
which is action and in reaction the air pushes the balloon in forward डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बैलून जो है वो उस एयर पर फोर्स अप्लाई करता है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। एज अ रिएक्शन हमारे पास एयर जो है वो बैलून को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुट कर मूव करवा देता है। और दूसरा इसका रीज़न ये है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम के टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा ऑफ द सिस्टम of an isolated system remains constant, means कि हमारे पास जीरो होगा। when the air is released it rushes out with the great momentum in the backward direction। जब हमारे पास जो है वो एयर रिलीज होगी तो वो हमारे पास क्या होगी कि वो हमारे पास बहुत तेज़ी के साथ जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लेगी। और उसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, उसको सेम बनाने के लिए बैलून जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा कि उसका मोमेंटम हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन और रिएक्शन हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास सेम होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। So these are the two reasons for why balloon move in the forward when the air is released. 4 number question is why a hose pipe tends to move backward when the fireman directs a powerful stream of the water towards the fire। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से है, इस तरह से कि हमारे पास जब पाइप होता है वो बहुत बड़ा पाइप होता है, इस तरह से जो फायर ब्रिगेड्स के पास होता है, तो जब उससे पानी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम आग पर फेंकते हैं तो हमारे पास जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलता है। तो जो पानी निकल रहा है वो हमारे पास एक्शन फोर्स है कि जब हम उसको आग पर फेंक रहे होते हैं तो एज ए रिएक्शन हमारे पास वो क्या करता है कि वो पानी इतनी तेज़ी के साथ निकल रहा होता है उस हॉस पाइप से कि वो हमारे पास उस पाइप को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश अप कर देता है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर भी कौन सा रीज़न होता है कि एक्शन ड्यू टू द एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेज द water directs a hose pipe towards the fire, the water shoots out from the pipe in the forward direction which is the action, and in reaction the water pushes the pipe in the backward direction which is reaction. So due to action and reaction these forces the pipe moves in the backward direction. Today we have done 4 conceptual question and blanks. Inshallah in next lecture we will do the remaining conceptual question. Thank you so much and practice all these questions.